हेलो दोस्तों, वेलकम टू पड़ोसी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पे आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल आपको नया प्रश्न यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ऐसा प्रश्न शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसे तुरंत नोट कर लीजिएगा। अगर आप पूरा क्लास कंटिन्यू लेते हो, अगर आपने पूरा पेपर अपने मन से सॉल्व करते हो, यहाँ पे आपको सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी कराए जाएंगे। क्लास तो आपका चल रहा है, हर एक एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आप रोज़ कंटिन्यू पढ़ते हो पूरी ईमानदारी के साथ है, आपका बैग कभी नहीं आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अधिक टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके सारे क्वेश्चंस को लगातार और तेजी के साथ खत्म करने वाले हैं। हम यहाँ पर आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है, दीनता के स्वर में बोलना किस बात का लक्षण है। दीनता के स्वर में बोलना किस बात का लक्षण यहाँ पे आपको बताना है। दोष का है, गुण का है, बुद्धि का है या ज्ञान का है। अगर हम बात करें सीधा आंसर की, तो इसमें आपका आ जाएगा दोष का। ठीक है दोस्तों, दीनता की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, दीनता की बात जब यहाँ पे आपकी की जाएगी तो यहाँ पे आपका दोष आ जाएगा। सेकंड आपका है कि अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण किसने बताए हैं। किसने अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण बताए हैं, ये भी यहाँ पे आपको देखना होगा। पतंजलि जी ने, पाणिनि जी ने, चरक ने या फिर वाल्मीकि जी ने। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा पाणिनि जी, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पे आपका है कि उच्चारण के 14 दोष किसने बताए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे घुमा के पूछ लिया गया है। उच्चारण के 14 दोष किसने बताए हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। और जो आपके 14 दोष हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ वाला। ठीक है दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहो तो आप 14 के 14 लिख सकते हो। ओके दोस्तों, लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएगा कि आपको 14 के 14 पूछेगा। आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए और आप कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए, पहला यहाँ पे आपका हो जाएगा शंका के साथ बोलना। दूसरा आपका होगा भयभीत होकर बोलना। ये सब आपके उच्चारण के दोष हैं। तीसरा आपका होगा चिल्लाकर बोलना। और चौथा आपका होगा उच्च ध्वनि में बोलना। पांचवा आपका होगा नासिका से बोलना। और दोस्तों आपका छठवां हो जाएगा नीरस ध्वनि में बोलना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। रुक रुक के बोलना, जल्दबाजी में बोलना। ठीक है, तो ऐसे दोस्त आप ये सब आपके दोस्त के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पे आपका चौथा है कि पांडियन शिक्षा के अनुसार संस्कृत की मूल ध्वनियाँ कितनी हैं। शिक्षा की संस्कृत की मूल ध्वनियाँ कितनी हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। 73 या 63 या 55 या 53। इसमें से आपका क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 63, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, पांचवा यहाँ पे आपका है कि चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष के अंतर्गत आपका आएगा। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ देखते हैं कुछ अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण क्या है। अशुद्ध उच्चारण के प्रमुख कारण के बारे में पूछा गया है। इन चारों में से आपको एक प्रश्न सही करना होगा। इसमें आपका होगा वर्ण तथा शब्दों की ध्वनियों का। अगर आपको वर्ण और ध्वनियों के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ आप लोग लिखिए रा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका रहेगा वर्ण।
वर्ण यहाँ पे आपका ठीक है हो जाएगा। आप इसको हल्का सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छ संयुक्त रूप है, इसका आपका क्या होगा? छ संयुक्त रूप है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा का प्लस सा। क्या होगा? का प्लस सा आपका हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है आपका ज्ञा का। ज्ञा का संयुक्त व्यंजन का रूप क्या होगा? अगर हम यहाँ बात करें ज्ञा के संयुक्त व्यंजन की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा जा, ज्ञा और आ। ठीक है, जा, ज्ञा और आ, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि त्रा वर्ण में संयोजक क्रम है। त्रा वर्ण में संयोजक क्रम है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ता, रा और आ। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका लिखा है ता। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ये आपका क्या लिखा है? ठीक है, आपका लिखा है ता। क्या लिखा है आपका? ता। ठीक है, इस ता में आपका आ भी ऐड है, लेकिन जैसे यहाँ पे आपका हलंत आएगा आपका हो जाएगा ता। ठीक है, यानी इसमें आपका आ खत्म हो जाएगा। हलंत लगने के बाद किसी भी व्यंजन में हलंत लगने के बाद उसमें से स्वर गायब हो जाता है। ठीक है, किसी भी व्यंजन में हलंत लगने के बाद उसमें से आपका स्वर गायब हो जाता है। आ आपका क्या है? आ आपका स्वर है। इसमें आपका दोस्तों ठीक है लिखा है अभी ता। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे लगाया हलंत, ये आपका हो गया ता। ठीक है, क्या हो गया आपका? ता। तो इसमें आपका आ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अंतस्थ वर्ण है, इसमें आपसे अंतस्थ वर्ण के बारे में कहा गया है। इसमें आपका अंतस्थ वर्ण क्या होगा? या, रा, ला हुआ। क्या होगा? या, रा, ला हुआ, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 10 प्रश्न कर चुके हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। कभी भी पढ़ाई बंद नहीं करते हैं दोस्तों, लगातार देखिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपसे कोई भी कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग हमेशा 24 घंटा 7 दिन और 30 दिन दोस्तों आप हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब यहाँ आपसे पूछा गया है श्रृंगार के बारे में। आखिर आपका श्रृंगार, 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 ठीक है, ये आपके कौन से अशुद्ध शब्द यहाँ पे आएंगे दोस्तों? अशुद्ध ठीक है, इसमें आपका ये भी है, ये भी है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये भी ठीक है, आपका शुद्ध है, ये भी है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया था ठीक है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये आप इसको काट दीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको पता है कि आपका हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ से पूछा गया आपके गद्यांश, गद्यांश को आत्मसात करना क्या कहलाता है? गद्यांश को आत्मसात करना क्या कहलाता है? आदर्शवाचन, अनुकरणवाचन, आत्मीकरण या फिर केंद्रता, इसमें आपका क्या होगा? गद्यांश की बात यहाँ पे की जा रही है, किसकी बात यहाँ पे हो रही है? यहाँ पे गद्यांश की बात की हो जा रही है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा आत्मीकरण, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। आइए अब यहाँ हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार आपके कौन हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। उर्वशी के रचनाकार के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर उर्वशी के रचनाकार की, तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे, या आपके भारती हरिश्चंद्र जी होंगे, या जयशंकर प्रसाद होंगे, या महादेवी वर्मा होंगे। इसमें से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, यानी आपका उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आप लोग एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, कहानियों के कितने रूप हैं? बताइए आप लोग, कहानियों के कितने रूप हैं? कहानियों के आपके 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? कहानियों के आपके 3 रूप हैं। यहाँ से ही प्रश्न आपके बन जाएंगे, कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। कहानी के कितने रूप हैं हिंदी में? 3 रूप हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्यता विधि के रूप में स्थापित किया? किसने यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्यता विधि के रूप में स्थापित किया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसके आंसर की बात करें, अगर आंसर की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा आ वाला। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रेमचंद्र की रचना, प्रेमचंद्र की रचना दोस्तों, ठीक है, गमन। गमन ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गमन ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके कहीं ना कहीं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप बताइए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। 17 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 14 सितंबर को या फिर 16 सितंबर को। आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 14 सितंबर। ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 16वां प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? इसमें से आपका क्या होगा? कात्यायनी, साकेत, प्रवास और पल्लव। जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें आपका कौन है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के, इसमें आपका हो जाएगा कात्यायनी, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, यह किसकी रचना है? सूरदास की है या कबीर दास की है या नंददास की है या रहीम दास की है? तो इसमें से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों हम बात करें दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, इसमें आपके आ जाएंगे कबीरदास। कौन आएंगे? इसमें आपके कबीरदास जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन से। बाबू गुलाब राय का जन्म भारत के किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में? बताइए इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा उत्तर प्रदेश में। बाबू गुलाब राय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। युग प्रवर्तक के रूप में माने जाने वाले हिंदी के साहित्यकार कौन हैं? बाबू गुलाब राय, भवानी प्रसाद मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन कब हुआ था? 1845 में, 1850 में, 1855 में या 1860 में? अगर हम बात करें इनके सन की बात, तो इसमें आपका हो जाएगा 1845, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है, सूरदास की कीर्ति का आधार स्तंभ ग्रंथ किसे माना जाता है? सूरदास को, कबीरदास को या फिर नंददास को या सुरसागर को? इसमें से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें देखिए आपका हो जाएगा सूरदास जी। कौन होंगे? सूरदास जी आपके इसमें, सॉरी इसमें आपका ठीक है सुरसागर। इसमें सुरसागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका दवारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना कौन सा है? आप बताना है कि आखिर इन चारों ऑप्शन में से रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना कौन सा है? सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे मस्त क्वेश्चन है। रसवंती, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वंदना के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है। वंदना के आपके कितने प्रकार होते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। 2, 3, 4 या 5 कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार दोस्तों? इसमें आपके वंदना के 2 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका 24 है कि सुभाषित का क्या अर्थ है? सुभाषित का क्या अर्थ है? अच्छी वचन, अच्छी भाषा, अच्छी बोली या उपरोक्त सभी?
सुभाषी का अर्थ के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा अच्छी वचन, अच्छी भाषा, अच्छी बोली, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, किस प्रकार के शब्द अवयव कहलाते हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, अभिकारी शब्द या बेकारी शब्द। किस प्रकार के शब्द आपके अवयव कहलाते हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा बन जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको हर एक चीज लिखना पड़ेगा। इसमें आपका होगा अबेकारी शब्द दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अबेकारी शब्द हो जाएगा, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि सुगम शब्द का विलोम क्या है? सुगम शब्द के विलोम की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। अगर हम सुगम शब्द की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा दुर्गम। सुगम का आपका दुर्गम होगा, बहुत ही आसान है। रविंद्र शब्द का संधि क्या होगा? यहाँ पर रविंद्र शब्द के संधि की बात की जा रही है, यानी यह आपका किस संधि में आएगा? तो यह आपका आएगा दीर्घ संधि में, ठीक है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि दमक शब्द का तुकांत शब्द है। दमक शब्द का तुकांत शब्द की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा चमक, ठीक है। दमक का चमक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, काव्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं काव्य? काव्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका कल्पना है, दूसरा आपका भाव है, तीसरा आपका भाषा है, ठीक है, और चौथा आपका विचार है। यानी कल्पना 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी काव्य, ठीक है। काव्य आपके 4 प्रकार के होते हैं, कल्पना, भाव, भाषा और विचार। नेक्स्ट यहाँ पे भी पूछेगा आपसे कि वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के कितने प्रकार हैं आप बताइए। वचन के यहाँ पर 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार दोस्तों? वचन के यहाँ पे आपके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन आपके शिक्षक के लिए है, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आदर्श वाचन किसके लिए है, अनुकरण वाचन किसके लिए है। आपको लिखना होगा कि आदर्श वाचन शिक्षक के लिए है, अनुकरण वाचन बच्चों के लिए है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आप नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको लिखना होगा कि शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब आपके सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द आपके वे शब्द हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, वह आपके सार्थक के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें निरर्थक शब्द की, ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें निरर्थक शब्द की, तो निरर्थक शब्द आपके वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले। अगर हम सार्थक शब्द के एग्जाम्पल की बात करें, आपका पुस्तक, पानी, रोटी, दूध, दही, ठीक है, ये सब आपके सार्थक शब्द के एग्जाम्पल हैं। और निरर्थक शब्द के एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे नीपा, बोटी, वानी, ठीक है, ये सब आपके निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। पूछेगा आपसे कि सार्थक शब्द के कितने उपभेद हैं। सार्थक शब्द के कितने उपभेद हैं आपको लिखना होगा कि सार्थक शब्द के 2 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी है, ठीक है दोस्तों। अविकारी शब्द आपका अवयव शब्द कहलाता है। लिख लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि अविकारी शब्द आपका अवयव शब्द कहलाता है। क्या कहलाएगा? आपका अवयव शब्द कहलाएगा। वाचन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं आपने तो जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है कि वाक्य के कितने भेद हैं। 6 हैं, 3 हैं, 8 हैं या 2 हैं। तो वाक्य के आपके 2 भेद हैं। उसमें कितने आपके हैं? ठीक है, वाक्य के आपके 2 भेद पाए जाएंगे। 1 मिनट। वाक्य के आपके 2 भेद हैं। कौन कौन सा है? पहला आपका होगा उद्देश्य और दूसरा आपका होगा विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय ये आपके वाक्य के 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पूछेगा आपसे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आप नोट करिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के रचना के आधार पर हो जाएंगे। क्रम का अर्थ क्या है? क्रम का अर्थ क्या है आप ये बताइए। क्रम का अर्थ क्या है? क्रम का अर्थ है पद कर्म। क्या दोस्तों? क्रम का अर्थ है
पद कर्म। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे पूछेगा आपसे कि क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? क्रिया के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। ठीक है, कर्ता कर्म और भाव प्रधान वाक्य। दोस्तों आई होप आपको कहीं ना कहीं आज की क्लास में बड़ा ही अच्छा लगा होगा, बड़ा आपको मजा आया होगा। अगर आपके कोई भी शंका शिकायत है आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप लोग प्लीज वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।